सम्मानीय मातृ भगिनी एवं मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में सादर नतमस्तक हूँ। आपसे एक निवेदन है। मैं वर्षों पहले बीजिंग सम्मेलन में जो महिलाओं के विषय पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को हमेशा एक आइडियल सम्मेलन मानता, जिसमें विमेन लिबरेशन और विमेन एम्पावरमेंट यानी नारी मुक्ति और नारी सशक्तिकरण, इस विषय पर खुल के चर्चा हुई। नारी मुक्ति यानी उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता के अधिकार पे कुछ लोग बात कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे नहीं, उसे बिना जेंडर बायस हुए यानी बिना लैंगिक भेदभाव किए नारी को निर्णय लेने की क्षमता उसमें आना चाहिए। ऐसा परिपक्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव रखा और सारे देश उसके लिए सहमत हुए। विमेन एम्पावरमेंट, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि नारी मुक्ति का कॉन्सेप्ट यूरोप से आया था और यूरोप में उस समय तमाम सारे प्रतिबंधों को एकदम से तोड़ना चाहा गया था और पारिवारिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न भी हो रही थी और आज भी वहाँ का वैसा ही वातावरण है। लेकिन वर्षों पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बीजिंग का सम्मेलन हुआ तो उसमें ये कहा गया कि नहीं भाई, नारी मुक्ति अपनी जगह ठीक है, वो उसे राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, उसे गाड़ी चलाने के अधिकार मिलने चाहिए, उसको जॉब के अधिकार मिलने चाहिए, उसे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करने के अधिकार मिलने चाहिए, उसे पूरी लिबर्टी होनी चाहिए। इस पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे देश तैयार थे। लेकिन जैसे ही भारत की ओर से विमेन एम्पावरमेंट की बात आई तो उसे अंगीकृत करने के लिए मानो कि पारसमणि मिल गया हो महिलाओं के लिए। ये जो विमेन एम्पावरमेंट वाला जो कंटेंट है तो उस पर काफ़ी वजनदारी से सोचा गया और उसी दिशा में सारे लोग काम करने लगे। बहुतेरे राष्ट्रों ने अपने नियम बदले, कानून बदले, समानता के अधिकार पे बात हुई और उनके लिए निर्धारित जो फैक्टर्स हैं उस पर बात हुई। पिछले दिनों मुझे सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में उसके आयोजन समिति में शासकीय तौर पर भाग लेने का मौका भी मिला, तो पता चला कि वैदिक काल से लेकर अब तक महिलाओं की परिस्थिति सिवाय मध्यकाल और मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल में ही सबसे ज़्यादा निराशाजनक रहा है। उसके पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो ना मैत्रेयी होती, ना गार्गी होती, ना सीता होती, ना पद्मिनी होती, ना ही रानी लक्ष्मीबाई होती, दुर्गावती होती, बहुत सारी विद्योत्तमा होती। कितनी नारियों के नाम हम गिनाएं जो कि निर्णय लेने की क्षमता में, हाँ एक नाम अगर मैं दो नाम लेना भूल गया तो अपराध होगा, क्षमा कीजिएगा। अहिल्याबाई और जबलपुर की जो पहचान है महारानी दुर्गावती। तो इन महिलाओं का सामाजिक तौर पे जो समाज के लिए जो इन्होंने कार्य किए हैं उसको बिल्कुल रेखांकित करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले, अब तो जैसे पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई ने अगर महिलाओं के पढ़ने लिखने की बात कर दी तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन भारत में जब महिलाओं के उत्थान की बात हुई तो
उसमें सबसे पहली जो महिला शिक्षिका थी वो सावित्रीबाई फुले थी। स्पष्ट है कि महिलाओं में भारत में निर्णय लेने की क्षमता और दक्षता पूरे तौर पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो संकल्प लेकर आया हूँ वो ये कि इस महासभा के में अगर कोई महिला प्रत्याशी खड़ी होती हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो सबसे पहले तो मैं सारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से अनुरोध करूँगा कि उनके सम्मान में वे बैठ जाएं। और दूसरा, मैं तो स्वयं सबसे पहले बैठ जाऊंगा और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा फिर। और दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाता है तो अगली महासभा जो है उसका नेतृत्व महिला महासभा अध्यक्ष करेंगी। बावजूद इसके कि महिला शक्ति का महिला विंग भी हमारे यहाँ मौजूद है, हमारी नारमदीय ब्राह्मण अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा। और जहाँ तक महिलाओं से संबंधित विषय हैं उसमें जो आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस और एक जो है वो बड़ा कारण रखता है पारिवारिक विखंडन का। तो इस कानून को जब मैं पढ़ता था और इसको एग्जीक्यूट करने का भी मौका मिला मुझे, क्योंकि हम लोग इसके संरक्षण अधिकारी भी हुआ करते थे जब हम उस छोटे वाले पद पे थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस में हमने काफ़ी सारे समझौते कराने शुरू किए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि विवाह संस्था ख़त्म हो। और चूँकि वो एक्ट के मर्म को हम समझ पाए थे और बहुत बुरी कंडीशन में ही विवाह विच्छेद होते हैं, जबकि पति अपराधी किस्म का हो या पत्नी से बिल्कुल किसी तरह का, मतलब वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, किसी एक पर हम ज़्यादा या किसी किन्हीं पूरे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम आपके लिए आगे भी जो बात करनी वो ना कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि जैसा हमारे साथी और विचारक चिंतक और इस समाज के जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भाई आलोक बिलोरे जी, उनके प्रस्ताव अनुसार हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट काउंसलिंग का हो, यानी समझाइशों का, और इस तरह से परिवार भी सुरक्षित रहें और महिलाएं भी। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर भी बातचीत होगी और सामाजिक विमर्श हुआ करेंगे। अगर मुझे आप चुनते हैं, मातृशक्ति मुझे चुनती है, तो ये मान के चलिए अगर इलेक्शन हुआ तो अगर आम सहमति बन गई और किसी महिला का नाम आया, कोई भी एक महिला का नाम आया, तो निश्चित तौर पे आप मेरी उम्मीदवारी को खारिज ही मान लीजिए, अगर ऐसा होता है तो। और ये स्थिति सिर्फ एक इसका उपयोग इसलिए ना मत करें कोई भी कि सिर्फ एक काल्पनिक रूप से कि हाँ ठीक है हम देख लेते हैं, अमुक जी का नाम चला दिया, तो उसे हम बारीकी से परखेंगे और देखेंगे और तब हम उस पर निर्णय ले लेंगे, निश्चित तौर पे हम छोड़ देंगे। तो मेरा यही कहना है आप सबसे, और आपके श्री चरणों में प्रणाम। और मैं ये मान के चलता हूँ कि समस्त इकाई की महिला पदाधिकारी जो अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे भाग लेती हैं वो हमारे साथ रहें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। एक और बात कहनी थी कि जहाँ तक महासभा की मूल इकाई में युवाओं का प्रतिशत जैसे जिस अनुसार बढ़ेगा, उसी अनुसार महिलाओं में युवा महिलाएं और महिलाएं, इनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो गिरीश बिलोरे का फिर से प्रणाम स्वीकार कीजिए, नमस्कार और शुभ रात्रि।
फिर मिलते हैं और बात करते हैं। आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने फैंस क्लब जो मेरे भांजे ने बनाया है उसका लिंक भेज रहा हूँ। आप उसके ज़रिए जुड़ सकती हैं और मुझसे बात कर सकती हैं। सादर प्रणाम।